हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 12th क्लास के बाद बी फार्म या डी फार्म कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश में बी फार्म या डी फार्म कोर्स के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें कैसे एडमिशन प्रोसेस करना है, काउंसलिंग की जानकारी, ये सभी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं एमपी से बी फार्म करना चाह रहे हैं, डी फार्म करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। एमपीडीटी की काउंसलिंग के बारे में जानेंगे, क्या आपको कोई टेस्ट देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी, जैसे कि एमपी के बच्चों के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मध्य प्रदेश के अंदर अगर फार्मेसी करते हैं तो स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आज मैं क्लियर करूंगा। इसके अलावा आपके पास अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो इसका क्या बेनिफिट है आपके लिए। इसके अलावा टीएफडब्ल्यू सीट कैसे मिलेगी, सीट अलॉटमेंट रेशो, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपके मन में बी फार्म या डी फार्म कोर्स के एडमिशन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बी फार्म कोर्स के लिए, डी फार्म कोर्स के लिए मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, बहुत कम सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 3 ही बी फार्म कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर का SJSITS एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, और इसमें एडमिशन के लिए 12th में जो है 90+% की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 60 सीटें हैं और एमपी में बहुत सारे बच्चे हैं। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बच्चा चाहता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। एक भोपाल का कॉलेज है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जिसमें 60 सीटें हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का है, इसमें 100 सीटें हैं। तो 60+60+100 आप देख लीजिए कितनी सीटें हैं। सेम टू सेम जो है 3 आपको जो है डी फार्म के लिए कॉलेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज जो है बेसिकली 136 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ये 136 प्राइवेट कॉलेज सही नहीं है, इसमें से 20 से 30 कॉलेज अच्छे हैं। अच्छे कॉलेज मतलब जहाँ पर आपको प्रॉपर लैब देखने को मिलेंगी, प्रॉपर फैकल्टीज, प्रॉपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाता है, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फिर आपको प्लेसमेंट की तैयारी और एक अच्छी जॉब भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजों में, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ कॉलेजों के नाम लिखे हैं जो आपने सुन रखे होंगे, जैसे कि एलन सिटी कॉलेज है भोपाल का मेन कैंपस। इसके अलावा OIST है, एक्रोपोलिस TIT, IPS जैसे कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो 20 से 30 अच्छे कॉलेज माने जाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में। ये सभी कॉलेज RGPB से मान्यता प्राप्त हैं। तो RGPB क्या है? RGPB मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है बीटेक, बी फार्म टेक्निकल कोर्सेज संचालित करने के लिए। तो गवर्नमेंट की है बेसिकली, और डिग्री भी आपको गवर्नमेंट की मिलने वाली है अगर आप RGPB एफिलिएटेड कॉलेज से जो है बी फार्म या डी फार्म करते हैं। सभी कॉलेज PCI अप्रूव होते हैं, सभी कॉलेज AICTE अप्रूव होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बी फार्म डी फार्म कोर्स में जो काउंसलिंग होने वाली है MPDT, इसके रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ MP ऑनलाइन ई प्रवेश जो काउंसलिंग होती है इसकी जानकारी, कॉलेजेस रिव्यू, यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, ये सभी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूँ। काउंसलिंग के बाद भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन, कैसे अच्छे से 4 साल आप कुछ ऐसा करें कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मैं कोई काउंसलर हूँ। एक शिक्षक हूँ और 14 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, MTech ऑनर्स है, PhD रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है काउंसलिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उनके जवाब जरूर दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो समझते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो है, देखिए, PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होना चाहिए 12th में सब्जेक्ट, या मैथ्स भी है। मैथ्स वाले भी जो है फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्म या डी फार्म। अब देखिए परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इसमें PCB मिला के या PCM मिला के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के आपके पास 45% है, तो आप MPDT काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें भाग ले सकते हैं।
इसके अलावा जो एमपी के मूल निवासी हैं उनके लिए जो है जैसे 40% की रिक्वायरमेंट होती है ओनली। तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो हैं जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए जो है 5% कम अगर परसेंटेज है तो भी उनका एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है 12th के परसेंटेज बेस पे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी आपको 12th के परसेंटेज बेस पे मिलने वाला है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो है आपको मेरिट बेस पे ही जो है आपको कॉलेज अलॉट होता है। जिसका जितना अच्छा परसेंटेज होगा 12th में उतना अच्छा उसको कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज सिर्फ आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए काम आने वाला है। तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप समझ पाए होगे। सिर्फ आपको 12th का परसेंटेज लगने वाला है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगा, जैसे कि नीट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगने वाली हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सामने आप देख पा रहे होगे, अगर आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, या बायो है, और आपने जो है जैसे कि एग्जाम तो इसमें देना नहीं है, तो सब्जेक्ट है आपके पास, आपने क्लियर कर रखा है, 12th पास कर रखा है, इसके बाद क्या करेंगे आप, एक काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे हम एमपीडीटी की काउंसलिंग बोलते हैं या डीईटी की भी काउंसलिंग बोलते हैं, जिसमें जो जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग है क्या, देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है हर साल एमपीडीटी की काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू जो है आप बीटेक, है ना, बी फार्म, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए जो है एमपीडीटी का एक पोर्टल है, मतलब एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करना होता है, और पूरा शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जब 12th का रिजल्ट आ जाएगा, एमपी बोर्ड का, एमपी की काउंसलिंग है तो एमपी बोर्ड के रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग चालू होगी। 12th का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, और इसके अलावा जैसे कि जो जेई है और भी जितने भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो सभी की काउंसलिंग एक साथ स्टार्ट होती है टेक्निकल कोर्सेज की। बी फार्म का शेड्यूल आ जाएगा, फिर बीटेक का आ जाएगा, एमटेक, सभी का शेड्यूल एक साथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग है 3 राउंड में कंप्लीट होती है, 1 से 1.5 महीने ये काउंसलिंग चलती है। पहला राउंड, दूसरा, फिर सीएलसी राउंड, ये लास्ट राउंड होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। पहला राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड के बाद फिर सीएलसी होता है। जैसे बहुत से बच्चे पहले राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो सेकंड में जाके फॉर्म फिल करके जो है प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे कि जो पहला, सबकी डेट अलग अलग होती है, 10 से 15 दिन पहला राउंड चलेगा, फिर सेकंड राउंड चलेगा, फिर सीएलसी राउंड चलेगा। तो अगर आप जैसे पहले राउंड में कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, तो सेकंड राउंड में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे पहला राउंड है तो पहले राउंड में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पासवर्ड आईडी बनाना है ना। इसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होते हैं, जो आपने टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर रखे हैं, 10 कॉलेज हो गए, 20 कॉलेज हो गए, है ना। इसके अलावा एमपीडीटी आपको चार्जेस लेगा यहाँ पर। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तो 1500 के अराउंड आपको चार्ज लगने वाला है। उसके कुछ दिन बाद फिर आपको एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम आ गया तो अच्छी बात है, अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा एक, जिसमें कॉलेज का नाम वगैरह तमाम चीज़ें दे रखी होंगी, मतलब आपको फाइनल कॉलेज मिल चुका है। अगर आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सेकंड राउंड में आप जाइए। और जिन बच्चों को जैसे जिनका परसेंटेज कम है और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो फिर उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके अपनी फाइल बनवा के उन्हीं के हाथों सब चीज़ें सौंप दीजिए और वहाँ पढ़िए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है आपको रिपोर्टिंग करना होती है। रिपोर्टिंग में जो है आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स देना होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, तब जाके जो है आपको इस टाइप से पूरी काउंसलिंग होती है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जो है मेरिट बेस पे आपको काउंसलिंग के थ्रू जो है कॉलेज अलॉट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें और जो टॉप के कॉलेज की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में जैसे मैंने बताया आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आप बात करके फाइल बना के वहाँ पे फीस दे के और वही काउंसलिंग आपकी कर देते हैं। और इसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंदौर के कॉलेज सर्च कर रहे हैं, कौन से अच्छे कॉलेज हैं यहाँ पे, लैब्स वगैरह तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तो आप जान सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो देखिए ये जेडबलई का रिजल्ट नहीं लगेगा, ये तो मैंने जेडबलई की स्लाइड से लिया था। यहाँ पे 10-12 की मार्कशीट आपकी लगेगी, एमपी डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, समग्र आईडी, टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा 12th का, है ना। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो, एमपीडीटी का अलॉटमेंट लेटर, ये सब चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। अलॉटमेंट लेटर जो है आपको ये बाद में मिलेगा, ठीक है ना, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप एमपीडीटी की काउंसलिंग से। जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब लगने वाले हैं। 10th का रोल नंबर आपको लगेगा। इसके अलावा 12th के जो मार्क्स हैं, जैसे पीसीबी के मार्क्स, पीसीएम के मार्क्स लगने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपको काउंसलिंग में लगेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, कहीं कुछ मिस्टेक्स है तो करेक्शन करा लें। इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है।
उसको भी अपग्रेड करा लें। तो अभी से आप रेडी करके रख लें ताकि आपके पास अभी टाइम है। इसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो देखिए अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, सिर्फ एमपी वाले बच्चों के लिए मिलेगी। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं, आपके पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको ओबीसी में 30,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब 27,000 से लेकर 30,000 के अराउंड आती है। फिक्स नहीं है कि आप बोलो कि सर 30,000 आपने बोल दिया और मेरी स्कॉलरशिप कम आई है। ये वेरिएशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है ये। इसके अलावा एससी एसटी की अगर हम बात करें तो 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप है बी फार्म कोर्स के लिए। इसमें आवास का भी आपको मिल जाता है अलग से। और ये जो काउंसलिंग है, जब आप एडमिशन ले लेंगे, मतलब जो ये बेसिकली स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो ये जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, तमाम प्रोसेस करना होता है, उसके बाद ही स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती है। तो इस स्कॉलरशिप को आने में अराउंड 9 मंथ से लेके 1 साल तक पूरा लग जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि बिना अप्लाई करे आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो आप कॉलेज में अवेयर रहेंगे इसके रिगार्डिंग, पूछते रहेंगे, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप बात करते रहिए, तो डेफ़िनेटली फिर आप आसानी से अप्लाई करके और स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे जो हैं इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। हाँ, आपका गवर्नमेंट अगर किसी आप जैसे अदर स्टेट में पढ़ते हैं और कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएँगे, लोन आप ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू स्कीम के बारे में। तो देखिए, हाँ, अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो आपको ये स्कीम मिलेगी। अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये भी वैलिड नहीं है। और इसमें जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है, जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कुछ कॉलेज में जो है 10% सीटें एक्स्ट्रा मिलती हैं। जैसे कि किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, है ना? तो उसमें 10% सीटें और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं आपको, और उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में आप एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट अलॉट कर सकें। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। टीएफडब्ल्यू सीट की अगर हम बात करें तो ये ट्यूशन फीस वेवर वाली स्कीम होती है। ये जनरली उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनका 12th में परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। आप मान के चलिए 90 प्लस परसेंटेज, और कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपको ये मान के चलिए 95, 98 तक जो है इस टीएफडब्ल्यू सीट मिल पाती है। तो जो टोटल सीट है उसमें 5% सीटें टीएफडब्ल्यू की होती हैं, और जितना भी हाई स्कोर करते हैं 12th में, उन्हीं को टीएफडब्ल्यू सीट मिलती है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ़ हो जाती है और बहुत ही कम फीस आपको कॉलेज में पे करना होती है ना? इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू स्कीम अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करेंगे सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो देखिए, एमपी के जो बच्चे हैं उनके लिए 90% सीटें होती हैं। हर एक स्टेट में यही चीज़ होता है, कैटेगरी की सीट्स होती हैं और टोटल सीट जो है, सीट का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है। तो एमपी वाले बच्चों के लिए जो है 90% सीट रहेंगी। बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए 5% सीटें रहेंगी, और 5% सीटें एनआरआई कोटे की होती हैं। जो एनआरआई बच्चे नहीं आते हैं तो फिर वो सीटें जो है एमपी वाले बच्चों के लिए चली जाती हैं। सेम टू सेम जनरल पूल सीट जो है 90% सीटें होती हैं एमपी वाले बच्चों के लिए, बेसिकली ये अपना जो जितना भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन के लिए। और 16% सीटें एससी कैटेगरी के लिए बुक होती हैं, 20% सीटें एसटी वालों के लिए होती हैं, 14% सीटें ओबीसी वालों के लिए होती हैं। ये एमपी के डोमिसाइल जो है जिनके पास है, मूल निवासी जो है, उनके लिए ये सब होता है। 30% सीटें जो है ये गर्ल्स के लिए भी होती हैं। एमपी के जो डोमिसाइल गर्ल्स जितने भी हैं, मतलब मूल निवासी जितने भी हैं, उनके लिए ये पूरा रेशो होता है। तो होप आप इसके बारे में जान पाए होंगे, बी फार्मेसी कोर्स और डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के बारे में। डी फार्म के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। आगे भी मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहूँगा फार्मेसी कोर्स के रिगार्डिंग, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में। तो इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।